challenges to nation building। तो हमारा जो ये चैप्टर है हम इसको कवर करेंगे एक फ्लो चार्ट बना के, जिसमें हम कुछ मेजर चैलेंजेस मेंशन करना शुरू करेंगे और माइनर चैलेंजेस मेंशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर बोल रहा है कि हमारा नेशन जो है वो तैयार हो रहा था, नेशन बिल्डिंग की तरफ हम काम कर रहे थे, और राष्ट्र निर्माण जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन का प्रोसेस है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना था। क्या थे ये चैलेंजेस, क्या क्या परिस्थितियां थी हमारे सामने, उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो हमारे सामने थे कुछ माइनर चैलेंजेस। माइनर चैलेंजेस मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस जिन्हें हमें ध्यान में रखना था। जैसे कि सबसे पहला जो चैलेंज हमारे सामने आया वो था टू accommodate social diversity। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे समाज में काफी ज्यादा विविधता थी, काफी ज्यादा बंटवारा था, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी। जैसे कि धर्म के आधार पे हिंदू थे, मुसलमान थे, रीजन के आधार पे अलग अलग राज्य थे, उनकी विविधता थी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर विविधता थी जाति के आधार पर, अपर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, मतलब हर आधार पर विविधता थी, भाषा के आधार पर विविधता थी। ऐसी सारी विविधताओं को हमें अकोमोडेट करना था, मतलब हमें साथ में रखना था। इन सारी विविधताओं को साथ में रखने के अलावा हमारे पास जो दूसरा चैलेंज था वो था टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस एंड नॉट इन प्रिंसिपल, या फिर नॉट जस्ट इन प्रिंसिपल बोलेंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि हमें लोकतंत्र रखना तो था, लोकतंत्र को बनाना तो था, लोकतंत्र को बैठाना तो था, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लोग बागों को अपने अधिकारों के बारे में ही मालूम हो। जैसे कि लोकतंत्र आ तो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट बन तो जाए, एक दस्तावेज बन तो जाए, उसमें लिखा हुआ तो वो राइट टू वोट मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सब लोगों को वोटिंग राइट के बारे में पता ही ना हो। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आ तो जाए, लेकिन लोगों को आइडिया ही नहीं हो कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं भी। एक कागज पे लिख देने से फंडामेंटल राइट नहीं आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट तब आते हैं जब लोगों को पता होता है कि उनके पास मौलिक अधिकार है, छुआछूत बंद हो गई है। छुआछूत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिख देने से, आर्टिकल नंबर 17 लिख देने से छुआछूत बंद नहीं हो जाती है। छुआछूत बंद होने के लिए लोगों को पता भी होना चाहिए कि अब छुआछूत बंद हो गई है, अब वो मंदिरों में जा सकते हैं, अब वो पब्लिक बाथिंग घाट्स यूज कर सकते हैं, अब वो पब्लिक वेल्स यूज कर सकते हैं, अब वो ये सारी चीजें कर सकते हैं जो 1947 से पहले वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सारी चीजों के बारे में बात होती है। तीसरा चैलेंज जो हमारे सामने आता है वो आता है टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ एवरीवन। मतलब हमें क्या करना था, हमें सब लोगों का कल्याण करना था। ऐसा ना हो जाए कि 1947 के बाद भारत तो आज़ाद हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए भारत आज़ाद हो रहा था। मतलब कुछ जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले थे, या फिर जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या फिर जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनका तो वेलफेयर होता रहे, लेकिन जो लोग छोटे मोटे लोग हैं, जैसे कि जो किसान वगैरह हैं, या फिर जो पुअर फार्मर्स हैं, या फिर जो पुअर टेनेंट्स हैं, जो किराए पे किसानी कर रहे हैं, या फिर जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, उनका कल्याण ना हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि रिच और ज़्यादा रिच होते जाए और पुअर जो है वो और ज़्यादा पुअर होते जाए। तो हमें सभी लोगों का वेलफेयर करना था। ये तीन चैलेंजेस जो थे ये हमारे सामने माइनर चैलेंजेस थे। कैसे चैलेंजेस थे? माइनर चैलेंजेस थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ कुछ मेजर चैलेंजेस भी थे। तो वो मेजर चैलेंजेस को तो सबसे पहली कैटेगरी निकल के आती है प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन। प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन। अब ये क्या है प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन?
तो देखो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो रहा था, उससे पहले एक पार्टी थी कांग्रेस के अलावा जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और जो मुस्लिम लीग करके पार्टी थी उसने क्या किया था, 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करके कांग्रेस को मजबूर कर दिया था कि वो एक अलग पार्टीशन के प्लान को स्वीकारें। और इसकी वजह से हमें पार्टीशन को फेस करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी। इस पार्टीशन के लिए, इस पार्टीशन को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी के हिसाब से मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो साथ में नहीं रह सकते हैं, उनको दो देशों की जरूरत है। इसके लिए अब ये क्या सही था या सही नहीं था, इसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो हमारी आइडियोलॉजी, सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी ज़्यादा सही साबित होती है। लेकिन हाँ, उस समय पे टू नेशन थ्योरी दी गई जिसके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम जो है वो साथ में नहीं रह सकते हैं। और बंटवारे के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो हुआ, मतलब जो आदर्श फॉलो हुआ, किस आदर्श पे हम किस आधार पे हम देशों का बंटवारा करेंगे, वो आधार रखा गया प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है, मतलब जिस जगह पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी वो क्षेत्र उनको दे दिए जाएंगे। और इसकी वजह से बंगाल और पंजाब के जो इलाके हैं वो मुसलमानों के लिए छोड़ दिए गए। मतलब अगर आप देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान जो बना था उस समय पे, जिसका नाम बाद में जाके बांग्लादेश हो गया, और जो उस समय पे वेस्ट पाकिस्तान बना था, वो इस आधार पे बना था क्योंकि वहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे। इस आधार पे उन्होंने पार्टीशन करा था। अब आगे चल के हम देखते हैं कि इसके बाद में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। तो ये प्रॉब्लम, पार्टीशन के लिए हमने थ्योरीज देख ली, प्रिंसिपल देख लिया, लेकिन अभी हमें ये एड्रेस करना है कि प्रॉब्लम क्या क्या आनी शुरू होती है। जब पार्टीशन का प्लान बनता है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है पार्टीशन के लिए वो आती है, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मान लो ये दो इलाके नहीं होंगे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो होता क्या, एक सिंगल बेल्ट अगर मिल जाती है मुस्लिम्स को, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स रहते हैं, साउथ इंडिया में हिंदू रहते हैं, ऐसा कुछ अगर हो जाता तो पार्टीशन बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन ऐसी कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, दो इलाके निकल के आए जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो इसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम्स थी कि हमें दो बॉर्डर्स एलोकेट करनी पड़ी, दो जगह एलोकेट करनी पड़ी। सेकेंड प्रॉब्लम जो आनी शुरू होती है वो आती है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान like areas of northwestern frontier province and Balochistan wanted to go with India। कहने का क्या मतलब है कि जो इलाके थे, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला इलाका हो गया जिसको आज के समय पे खैबर पख्तूनख्वा नाम से जाना जाता है, और दूसरी जो एरियाज हो गए जैसे कि बलूचिस्तान वाली एरिया हो गई, ये सारे इलाके भारत के साथ आना चाहते थे। कहने का मतलब वहाँ पे कुछ लीडर्स थे, जैसे कि NWFP से आता था एक लीडर जिसका नाम था फ्रंटियर गांधी, जिसको खान अब्दुल गफार खान के नाम से भी बोला जाता था। तो ऐसे लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ ना जाके इंडिया के साथ जाना शुरू करें। तो सेकंड प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम आती है। थर्ड प्रॉब्लम को जो हम पार्टीशन की प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट करते हैं, तो तीसरी प्रॉब्लम आती है, द पीपल हु वर
residing near border areas। मतलब उन लोगों को क्या होगा जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बॉर्डर पे आ रहे होंगे, वो गांवों का क्या होगा, उन गांव में रहने वाले लोगों का क्या होगा जो ना पाकिस्तान में पढ़ रहे थे पूरी तरीके से, ना इंडिया में आ रहे थे पूरी तरीके से। तो उन एनक्लेव्स का, उन छोटे छोटे गांव का क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टीशन करना चाहिए, क्या विलेज वाइज पार्टीशन करना चाहिए, किस आधार पे उनका पार्टीशन करना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इसके अलावा जो चौथी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी का मतलब क्या है? तो अब मान लो जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रह गए, जैसे कि हिंदू रह गए, जैसे कि सिख रह गए, इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों के लिए ना वहाँ की गवर्नमेंट हेल्पफुल है, ना वहाँ पे पुलिस हेल्पफुल है, ना वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पफुल है। तो इन लोगों का क्या होने वाला था? इन लोगों को किस तरीके से हम इन लोगों के साथ डील करने वाले थे? जैसे कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी होंगी, उन सिखों ने क्या क्या चीज़ें फेस करी होंगी। तो अल्पसंख्यक समुदाय की खुद की प्रॉब्लम्स थी जो वहाँ पर छूट जाएंगे, उन लोगों का क्या होगा? तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था, इसी को बोला जा रहा है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। 1 2 3 4 ये 4 प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी पड़ती है जब पार्टीशन होना शुरू होता है। इसके अलावा जब हम सेकंड टॉपिक कवर करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेंगे। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक में हम देखना शुरू करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन हो तो गया, अब इसके क्या क्या नतीजे निकले। तो सबसे पहला जो नतीजा निकला है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में, वो आता है कम्युनल जोन्स का क्रिएशन। ये कम्युनल जोन्स क्या होते हैं? मतलब कि ऐसे इलाके ना जहाँ पर मुसलमानों के अगर इलाके हैं तो वहाँ पे हिंदू नहीं जा सकते, अगर हिंदू के इलाके हैं तो वहाँ पर मुसलमान नहीं जा सकते। ऐसे बहुत से छोटे छोटे एरियाज क्रिएट हो गए, जैसे कि लोकल जगहों पे घेटोज वगैरह बन गए जहाँ पे मुसलमान हिंदुओं को नहीं आने दे रहे थे पंजाब में, और बंगाल में ऐसे इलाके बन गए जहाँ पर हिंदू भी मुसलमानों को नहीं आने दे रहे थे, मुसलमान भी हिंदुओं को नहीं आने दे रहे थे। ऐसी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, डेथ इन मिलियंस, मतलब बहुत छोटा नंबर नहीं, कुछ लाखों में लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने एक मूवी देखी गदर में, जिसमें ट्रेन का एक सीन आता है जिसमें लोग बाग जो है वो लाशों की लाश आनी शुरू होती है। तो ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रियल थी उस समय पे, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो रही थी। पाकिस्तान के साइड में हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, इंडिया के साइड में भी कुछ कुछ, क्योंकि इंडिया ने सेकुलरिज्म अडॉप्ट करा था तो यहाँ पर मुसलमानों की इतनी डेथ नहीं, लेकिन हिंदू की काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार होना शुरू हुआ जब ये पार्टीशन की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो हम देख रहे हैं थर्ड वाले पार्ट में, तो वहां पर पता चलता है कि विमेन were abducted and converted to another religion। इसके अलावा ऑनर किलिंग की बात होती है। ये ऑनर किलिंग क्या है, विमेन एब्डक्टेड कैसे हुई? तो बहुत ज़्यादा जो औरतें वहाँ पर छूट गई, उनका किडनैपिंग होने लगी। इनफैक्ट जो औरतें ट्रैवल कर रही थी, इंडिया की साइड आना चाह रही थी, उनका भी एब्डक्शन होना शुरू हुआ, उनकी भी किडनैपिंग वगैरह होनी शुरू हुई, उनका भी धर्म परिवर्तन हुआ, मतलब उनका धर्म दूसरे धर्म में उनका कन्वर्जन होना शुरू हो गया। और बहुत ज़्यादा औरतों की ऑनर किलिंग के नाम पे, मतलब परिवार की रसूख बचाने के नाम पे, परिवार की इज्जत बचाने के नाम पे बहुत ज़्यादा औरतों की यहाँ पर भी हत्या करी गई। इसके अलावा क्या देखते हैं ना कि इन सारे नरसंहारों के बारे में पोएट्स, राइटर्स ने एक्सप्रेस कर रखा है, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जैसे कि अमृता
प्रीतम जैसी लेखिकाएं और खुशवंत सिंह जैसे लोग, इन्होंने इनके बारे में लिख रखा है, इन्होंने इनके बारे में बता रखा है कि कैसे ये सारे लोग ये ट्रेजेडी फेस कर रहे थे, कैसे ये सारे लोग ये नरसंहार फेस कर रहे थे। इसके बारे में उन्होंने अपनी कहानियों में, कविताओं में, किस्सों में इसका जिक्र करा है। इसके बारे में मूवीज भी बनी है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गदर करके मूवी डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट वाले पार्ट में डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज। अब ये लाइन क्या कह रहे हैं, मतलब कि कोई भी ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई स्कूल वगैरह बीच में आ रहा है, कोई कार्यालय बीच में आ रहा है, कोई सरकारी विभाग बीच में आ रहा है जो बॉर्डर एरियाज पर आ रहा है, हर एक चीज का विभाजन हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में। मतलब अगर आप कोई स्कूल की बात करें तो टेबल चेयर वगैरह, वहाँ पर जो भी डस्टर चौक वगैरह, हर एक चीज का विभाजन होना शुरू होता है। और ये अभी सुनने में लग रहा होगा सर कि डस्टर चौक का विभाजन कैसे, तो हर एक चीज का विभाजन हुआ। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो शासन के लिए काम करते हैं, पुलिस अधिकारी वगैरह या फिर जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, उनका भी डिवीजन होना शुरू हुआ। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उनका भी डिवीजन होना शुरू हुआ। जो भी रेलवे के अधिकारी थे या फिर जो दूसरे अधिकारी थे, हर अधिकारियों का भी डिवीजन होना शुरू हुआ। कुछ अधिकारी पाकिस्तान की साइड थे, कुछ अधिकारी जो थे वो इंडिया की साइड थे। और ऐसे प्रॉपर्टीज का भी, जो भी वहाँ पर चीज़ें थी, दूसरी चीज़ें वहाँ पर थी, जैसे इंडिया में अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी, पाकिस्तान की साइड की कोई प्रॉपर्टी थी, इनका भी डिवीजन होना शुरू हुआ, बंटवारा जब होना शुरू हुआ। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन के बाद, अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन का टॉपिक कंक्लूड हो जाता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम निकल के आती है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रॉब्लम नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो सबसे पहला तो ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स हैं क्या। प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ब्रिटिशर्स ने जो शासन की व्यवस्था बना रखी थी, उसमें इन्होंने दो तरीके से विभाजन कर रखा था भारत में। एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स, जो होते तो थे किसी प्रिंस के अंडर, बट ब्रिटिश crown was considered supreme। मतलब वहां पर प्रिंस रूल करा करता था, वहां का जो राजा होता था वो रूल करा करता था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन जो था उसको सुप्रीम मानना होता था। ऐसे जैसे कि जयपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ वगैरह हो गया, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह हो गया, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स की कैटेगरी में आते थे। इसके अलावा प्रोविंसेस हुआ करती थी। ये प्रोविंसेस क्या थी, ऐसे इलाके जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंदर आ रहे थे, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब वो सारे इलाके जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करा करेंगे। तो पहले तो हमने समझा कि ये प्रिंसली स्टेट्स क्या है। अब ये इंटीग्रेशन, मतलब इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। देखो, जब अंग्रेज लोग जा रहे थे उस समय पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे। जब अंग्रेज भारत छोड़ के 1947 में जा रहे थे, उस समय पे प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे? 3 ऑप्शंस जो इनको दिए गए थे। वो पहला ऑप्शन था ज्वाइन इंडिया, मतलब ये लोग भारत के साथ आ सकते हैं, भारत के साथ समावेलित हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया था ज्वाइन पाकिस्तान, और एक तीसरा ऑप्शन भी इन लोगों को दिया गया था। वो ऑप्शन था टू रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब एक तीसरा ऑप्शन जो इनको मिलना शुरू होता है वो होता है कि ये लोग आजाद भी रह सकते हैं। मतलब ये लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, या तो इंडिया के साथ जाना, या फिर पाकिस्तान के साथ जाना, या फिर अगर इनको आजाद रहना है तो इनके पास आजादी का भी एक ऑप्शन था।
ऐसे 3 ऑप्शन इनको मिले हुए थे। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स, अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ जाना सही समझा। कुछ ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो पाकिस्तान के साइड आ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना सही समझा। और कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, मतलब कि वो ना इंडिया के साथ आना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे। अब ऐसे जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के साथ आना चाहते थे, उन प्रिंसली स्टेट से हमने एक इंस्ट्रूमेंट साइन करवाया। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इंस्ट्रूमेंट क्या था? तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब एक डॉक्यूमेंट था जो साइन करने के बाद वो राज्य स्वीकृति दे देता था कि वो अब भारत के साथ आ रहा है, मतलब वो अपनी संप्रभुता को भारत के अधीन कर देता था, अपने फैसले लेने की जो ताकत है वो भारत के अधीन हो जाया करती थी। तो जो भी प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ आ रहे थे उनसे हम एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया करते थे। अब इसके बाद क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में, नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नमेंट अप्रोच। तो गवर्नमेंट अप्रोच जो थी वो 3 फैक्टर से गाइडेड थी। ये गवर्नमेंट अप्रोच क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं। मतलब कि इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लाना है तो सरकार की कोई ना कोई अप्रोच रही होगी, सरकार ने कुछ ना कुछ योजना बनाई होगी, सरकार ने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लाना है। तो सबसे पहली जो अप्रोच रहती है वो रहती है मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स wanted to go with इंडिया। मतलब कि अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो भारत के साथ आना चाहते थे। जैसे कि जब हमने अलग अलग जगह पे अपने अधिकारियों को भेजना शुरू करा तो हमें पता चला कि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, ना ही वो इंडिपेंडेंस का ऑप्शन चूज कर रहे थे। और सेकेंड वाले में गवर्नमेंट की अप्रोच जो थी वो थी ऑटोनॉमी देना। अब ये चीज क्या है ऑटोनॉमी टू प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है कि मान लो कि कोई प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरीके से तैयार नहीं था भारत के साथ आने के लिए, जैसे कि मणिपुर वगैरह, जैसे कि जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो हमने उनको ऑटोनॉमी देना शुरू करा। मतलब हमने उनको बोला कि आप अपने कुछ हद तक फैसले ले सकते हो, हम पूरी तरीके से आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, हम उनको इस तरीके से मनाना शुरू करते हैं जिसमें हम उनको ऑटोनॉमी देते हैं कि मतलब कुछ हद तक वो अपने फैसले खुद लेने के लिए हम उनको मना लेते हैं, जिससे कि वो भी भारत के साथ आना शुरू करें जो भारत के साथ अभी तक नहीं आ रहे थे। ऑटोनॉमी मतलब कुछ हद तक खुद के फैसले लेना। अगर इसको आप डिटेल में समझ लें तो फेडरलिज्म में होता क्या है, जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है और स्टेट गवर्नमेंट नीचे की तरफ है। लेकिन इन जगह पे जहाँ पे हमने ऑटोनॉमी दी वहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लगभग बराबर माना और इस तरीके से वो राज्य भी जो भारत के साथ आने के लिए रेडी नहीं थे उनको भी हमने भारत के साथ लेकर आना शुरू करवाया। तीसरा हमने क्या किया, allocation of boundary and consolidation। कहने का मतलब क्या है, देखो हमारी गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी वो बहुत जल्दी से ये करना चाह रही थी कि जब पार्टीशन हो रहा है तो एक बार के लिए ये तय हो जाए कि ये भारत का क्षेत्र है। जल्दी से जल्दी बॉर्डर्स बनानी थी, जल्दी से जल्दी हमारे को ये पता करना था कि कौन से राज्य भारत में आ रहे हैं, कौन से राज्य पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोगों को इस बारे में अस्पष्टता हो कि वो भारत से बिलोंग करते हैं या फिर वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इसके लिए क्लियरली डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी करना, भारत को कंसोलिडेट करना, एक साथ कर लेना, एकत्र कर लेना, ये हमारी गवर्नमेंट की तीसरी अप्रोच थी। ये तीसरा फैक्टर था जिसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस समस्या को सुलझाना शुरू करा, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की समस्या।
ऐसी 3 अप्रोचेस को लेके हम प्रिंसली स्टेट्स के पास गए और इस तरीके से हमने भारत को समावेलित करवाया, भारत के अलग अलग राज्यों को साथ में लेकर आए, जिससे कि भारत जो है वो एक पर्टिकुलर मैप में तैयार हो जाए, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी उसकी डिफाइन हो जाए और इसमें क्लैरिटी है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे हमने अलग अलग राज्यों को बनाना शुरू करा, इन सारी चीजों को हम एड्रेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन में करना शुरू करते हैं वो आता है फर्स्ट फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद का टॉपिक क्या है? देखो बहुत सारे राज्य थे, लेकिन हमारे को अभी जो बुक में डील करने हैं वो है 2 राज्य, एक है इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद और एक है इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। तो हैदराबाद में एक निज़ाम हुआ करता था और उसके बारे में और भी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो जो निज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अब उसको जब ये बताया गया कि भारत के साथ आना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, तो उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर आ गया, मतलब कि वो तय नहीं कर रहा था कि वो भारत के साथ जाना चाहता है या पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। और भारत को भी इस बात से तब तक प्रॉब्लम नहीं थी जब तक कि उसने कुछ खराब चीजें करना शुरू कर दी, जैसे कि इस निजाम ने लॉन्च कर दी एक पैरामिलिट्री फोर्स। रजाकर्स। ये जो निजाम था इसने एक पैरामिलिट्री फोर्स लॉन्च करी जो रिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री नहीं थी, इसके खुद के ही लोग होते हैं जो वहां पे रजाकर्स के नाम से पॉपुलर होते हैं। और जो ये रजाकर्स होते हैं वो परेशान करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जो भी लोग आज़ादी की डिमांड, जो भी लोग निज़ाम से आज़ादी की डिमांड कर रहा था, जो भी लोग भारत की तरफ जाना चाह रहे थे, जैसे कि कम्युनिस्ट, जैसे कि पीजेंट्स, जैसे कि विमेन, जैसे कि कांग्रेस, इन सबको वो परेशान करना शुरू करता है। मतलब वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को, किसानों को, औरतों को, कांग्रेस को, हर किसी को परेशान करना शुरू करता है। और ये पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है इनको डराना धमकाना शुरू करती है, वहां पे हत्याएं करना शुरू करती है। इसके लिए जाके हमारी जो भारत सरकार है वो सोचती है कि उसको एक्शन लाना पड़ेगा, और हमारी मिलिट्री वहां पे जाती है, हमारी आर्मी वहां पे जाती है, और हमारी आर्मी वहां पर जाकर इस पैरामिलिट्री फोर्स रजाकर्स को हरा देती है और रजाकर्स को पूरी तरीके से वहां पर शांत कर देती है और निजाम को वहां से हटा देती है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद में इनसे भी हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लेते हैं, जिसके बाद ये भारत का हिस्सा बन जाता है। तो हैदराबाद का जो चैलेंज था उसको हमने इस तरीके से एड्रेस करा कि वहां पे जो रजाकर्स वगैरह थे उनको हमने हटाया अपनी आर्मी भेज के और उनको भी भारत में समावेलित कर दिया। तो इस तरीके से हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम एड्रेस कर रहे हैं चैलेंज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का, जो आता है मणिपुर के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर, ये इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर का क्या चैलेंज है? तो देखो होता क्या है कि मणिपुर में एक महाराजा होता है, उस महाराजा का नाम होता है महाराजा बोधचंद्र सिंह। तो जो महाराजा बोधचंद्र सिंह होता है ये साइन कर लेता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब भारत आजाद भी नहीं होता उससे पहले ही ये भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने की वजह से वहां पर ये बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल। थर्ड मेजर चैलेंज को एड्रेस करना शुरू करते हैं। जो हमारे सामने थर्ड मेजर चैलेंज आता है वो आता है रीऑर्गेनाइजेशन
अब ये चैलेंज क्या है? तो देखो, हम पहले रीऑर्गेनाइजेशन समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या था। मतलब कि हम ऑर्गेनाइजेशन पहले समझेंगे, फिर रीऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने जो व्यवस्था कर रखी थी उसको हम बोल रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कर रखा था। तो उन्होंने भारत का जो विभाजन कर रखा था वो कर रखा था प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस के हिसाब से। मतलब कोई उसका और दूसरा आधार नहीं था, बस शासन में सुगमता हो, एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, इसकी वजह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कर रखा था। अब हमने क्या करना शुरू करा? हमने रीऑर्गेनाइजेशन करना शुरू करा। मतलब हमने सोचा कि एक और प्रॉब्लम जो है हमारे सामने, जो चैलेंज आ रहा है, उसको रीऑर्गेनाइज लिंग्विस्टिक बेसिस पे करा जाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हमें जो करना था वो करना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब हमें भाषा के आधार पे रीऑर्गेनाइजेशन करना था। अब इससे पहले हम ये सारी चीजों को समझे कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1920 की टाइमलाइन में। वो क्या रहा है कि 1920 में एक नागपुर सेशन होता है, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। अब ये नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जब 1920 का नागपुर सेशन हो रहा था उस समय में हमारे को कांग्रेस की मंशा के बारे में पता चलता है कि कांग्रेस सोच क्या रही थी, कि जब भारत आजाद होगा तो वो क्या करने वाले थे। तो 1920 में कांग्रेस के जब सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि जब भारत आजाद होगा तब हम भाषा के आधार पर विभाजन करेंगे। मतलब तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य देंगे, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य देंगे, मलयाली भाषियों के लिए अलग राज्य देंगे, गुजराती भाषियों के लिए अलग राज्य देंगे, और जो मराठी भाषी हैं उनके लिए अलग राज्य देंगे। ऐसे उन्होंने उसी समय पे तय कर लिया था। क्या वो लोग इस बारे में सीरियस थे? क्या वो लोग ऐसा सोच रहे थे? क्या वो करने वाले थे? हाँ। कैसे पता चलता है? क्योंकि इनकी जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी वो भाषा के आधार पर बनी हुई थी। ये प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो इनके कार्यालय हुआ करते थे कांग्रेस के, वो भाषा के आधार पे थे। जैसे कि तमिल भाषियों के लिए अलग कार्यालय, जो तेलुगु भाषी है उनके लिए अलग कार्यालय, जो मराठी भाषी है उनके लिए अलग कार्यालय, जो गुजराती भाषी है उनके लिए अलग कार्यालय। तो इससे पता चलता है कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जब उन्होंने भाषा के आधार पर बना रखी थी, तो मतलब कांग्रेस सीरियसली रीऑर्गेनाइजेशन जो करना चाहती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज करना चाहती थी। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जब आता है 1947 और अब हमारा भारत देश आजाद हो गया था। और 1947 में कांग्रेस अपने वादे से मुकर जाती है। कांग्रेस 1947 में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं करती है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कांग्रेस जो रीजन देती है वो बोलती है कि अभी तक तो पार्टीशन की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई। भारत का पार्टीशन चल रहा है, मान लो अभी अगर हम भाषा के आधार पर विभाजन करेंगे तो भारत और ज्यादा टूट सकता है। हो सकता है जो अलग राज्य भाषा के आधार पर बने वो अलग देश ही बनाने की डिमांड करना शुरू कर दे। इसकी वजह से इसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करना उन्होंने ठीक नहीं समझा। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम, मतलब जो हमने मेजर चैलेंज में प्रॉब्लम नंबर 2 एड्रेस करी, अभी तक सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत में आए भी नहीं थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स तो भारत में आ गए थे, लेकिन अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो भारत के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं। तो अभी तक पूर्ण रूप से प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम, जैसे कि हैदराबाद को हमने डिस्कस करा, मणिपुर को डिस्कस करा, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो भारत के साथ आएंगे या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। तीसरी हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि अभी भी भारत में सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। मतलब कि भारत में अभी भी कुछ ऐसे ऊंच नीच की समस्याएं बनी हुई थी। अभी भी भारत में कुछ लोग ज्यादा संपन्न थे और बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे थे।
मतलब पहले उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, ये सारी चीजें तो बाद में भी हो सकती थी। ऐसी सारे रीजंस की वजह से कांग्रेस ने ये सही समझा कि अभी इस मैटर को थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए। मतलब जाति वगैरह की प्रॉब्लम सुलझा लेते हैं, अमीर गरीब का भेदभाव मिटा देते हैं, समाजवाद को पूरी तरीके से ले आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से धरातल पे उतार देते हैं, तब जाके रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। इन सारे रीजंस की वजह से 1947 में कांग्रेस ने पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन द प्लान ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब आगे क्या होता है, तो जब कांग्रेस ने ये प्लान पोस्टपोन कर दिया तो मद्रास में कुछ उथल-पुथल होना शुरू होती है। अब मद्रास में क्या हो रहा है ये देखना शुरू करते हैं। तो उस समय मद्रास जो था वहां पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, वहां पे सारे ही लोग रहा करते थे। आज के समय में मद्रास जो है उसका नाम तमिलनाडु के नाम से हो गया, लेकिन उस समय के मद्रास में तमिल भाषी, तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी, मलयाली भाषी सारे ही लोग वहां पर रहा करते थे। इसके लिए मद्रास में से डिमांड होना शुरू होती है, कुछ तेलुगु स्पीकर्स डिमांड करना शुरू करते हैं क्रिएशन ऑफ स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स। और इसके लिए वहां पर स्टूडेंट्स वगैरह प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, अलग अलग जगह से वहां पे हड़ताल वगैरह होनी शुरू होती है, और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट तब भी इन लोगों की इस डिमांड को कंसिडर नहीं कर रही थी। तो इसके बाद क्या होता है, वहां पर एक मूवमेंट शुरू होता है, उस मूवमेंट का नाम होता है विशाल आंध्रा मूवमेंट। ये विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या है, क्रिएशन ऑफ आंध्रा, मतलब कि आंध्र प्रदेश क्रिएट करने के लिए वहां पे एक मूवमेंट शुरू होता है। और इस मूवमेंट में जो आगे आना शुरू करते हैं वो होते हैं पोथी श्रीरामुलु करके एक व्यक्ति है जिनका नाम है पोथी श्रीरामुलु। ये पोथी श्रीरामुलु 56 डेज के लिए अनशन के ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब ये एक हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ जाते हैं, खाना वगैरह खाना बंद कर देते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालते हैं कि जब तक कि आंध्र प्रदेश नहीं बन जाता, जब तक कि अलग भाषी तेलुगु स्पीकर्स के लिए एक अलग राज्य नहीं बन जाता, तब तक ये खाना वगैरह नहीं खाएंगे। और 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो वहां पर सरकार को समझ में आ जाता है कि अब ये मूवमेंट जो है वो बहुत बड़ा मूवमेंट बनने वाला है, और इसके लिए वहां पर काफी ज्यादा हड़तालें होने लग जाती हैं, लोग गवर्नमेंट को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश क्रिएट हो जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाता है जो भाषा के आधार पर क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा क्रिएट हुआ था, तो आंध्र प्रदेश क्रिएट होता है। अब जब आंध्र प्रदेश क्रिएट हो जाता है तो आप एक एनसीईआरटी में फोटो देखोगे, अलग अलग जगह पे इसी चैप्टर में कि अलग अलग जगह पे लोग बाग जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, उनको भी अब अपने सेपरेट राज्य चाहिए थे। हर किसी को अपने सेपरेट राज्य चाहिए होने की वजह से कर्नाटका में डिमांड होना शुरू हो जाती है, केरला में अलग डिमांड्स होना शुरू हो जाती है, और दूसरे जो गुजराती स्पीकर्स हैं, मराठी स्पीकर्स हैं, पंजाबी स्पीकर्स हैं, हरियाणी स्पीकर्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि अब उनको भी सेपरेट स्टेट चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टेट री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करती है 1953 में। 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है जो ये देखना शुरू करता है कि भाषा के आधार पे क्रिएशन सही है या फिर भाषा के आधार पे राज्यों का विभाजन करना गलत है, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और अपनी रिपोर्ट में बताता है कि भाषा के आधार पे राज्यों का विभाजन होना चाहिए। मतलब भाषा के आधार पे अगर राज्यों का विभाजन होगा तो वो एक सही डिमांड है, और इसके लिए
एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है 1956 में। 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है, और जो ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है इसमें गवर्नमेंट 14 स्टेट्स बनाती है और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाती है। अभी ये प्रोसेस और आगे चला गया है, और भी स्टेट्स का क्रिएशन हो गया है, और भी यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन हो गया है, लेकिन उस समय के लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हो जाता है। और इसके करने के पीछे रीजन क्या होता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों का विभाजन को सही डिमांड माना जाता है। अब क्या ये सही था, क्या ये गलत था, इसको भी लास्ट में कंक्लूड कर रखा है कि हाँ ऐसा करना सही था, क्योंकि जो भारत की अखंडता है वो और ज्यादा सुनिश्चित हो पाई है। मतलब अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती और हम जो ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज की डिमांड थी इसको दबा देते, तो हो सकता था कि तमिलनाडु, तेलुगु, आंध्र प्रदेश जैसी एरिया जो है वो भारत से अलग हो जाती। और हमारे को यहाँ पर भी ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि बलूचिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं कि वो लोग अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इनकी डिमांड को एड्रेस करा, क्योंकि हमने इनकी डिमांड को माना, इसकी वजह से हुआ क्या कि अब ये राज्य हमारे साथ और ज्यादा अच्छे से जुड़ पाए हैं, और ये भारत के साथ अभी भी रहना चाहते हैं और आगे तक भी भारत के साथ ही रहेंगे, और भारत की अखंडता और मजबूत हुई है। जो कांग्रेस को उस समय पे भय था कि हो सकता है कि भारत का और ज्यादा विभाजन हो जाए अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा जाए, तो इन सारी प्रॉब्लम का ध्यान रख लिया गया था। इसके साथ हम ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं और हम नेक्स्ट